मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम पिछले पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक लघु जातकम से संबंधित महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे और पीछे के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे का जो महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय हो गया उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनफा योग क्या है, और ये क्रमबद्ध तरीके से आज कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय इसी तरह हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो अनफा योग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। सूर्य को छोड़कर यदि कोई ग्रह चंद्रमा से द्वादश स्थान में हो तो, फिर से सूर्य को छोड़कर यदि कोई ग्रह भी चंद्रमा के द्वादश भाव में हो तो उसे हम लोग अनफा योग कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, अनफा योग, सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा के द्वादश स्थान में हो तो उसको हम लोग अनफा योग कहते हैं। इस योग का जातक सुशील, मतलब इस योग का जो भी जातक होता है वह सुशील होता है, संपूर्ण सुखों से युक्त होता है, सामर्थ्यवान होता है एवं कीर्तिवान होता है। ये आपको अनफा योग से संबंधित हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अब हम लोग बात करते हैं सुनफा योग। आगे का क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनफा योग क्या है? सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा के द्वादश स्थान में हो तो उसको भी हम लोग सुनफा योग कहते हैं। सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा के द्वितीय स्थान में हो तो उसको हम लोग सुनफा योग कहते हैं। सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो उसको हम लोग सुनफा योग कहते हैं। इस योग का जातक बुद्धिमान, धनवान, यशस्वी एवं अपने बाहुबल से धनार्जन करने वाला होता है। मैं आपको फिर से सुनफा बल बता दूं, सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो उसको हम लोग सुनफा योग कहते हैं। और इस योग का जो जातक होता है बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है और अपने बाहुबल के आधार पर, मतलब दम के आधार पर वो धन को अर्जित करता है। ये आपका हो गया सुनफा योग। अब हम आगे क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और बताता हूँ दुरुधारा योग क्या है। दुरुधारा योग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश भाव में ग्रह हो तो उसको हम लोग दुर्धरा योग कहते हैं। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश भाव में ग्रह हो तो उसको हम लोग दुर्धरा योग कहते हैं। इस योग का जातक अनेक सेवाओं से युक्त होता है, अधिक परिवार वाला होता है, अनेक कार्य करने वाला होता है और बहुत सुखी रहने वाला होता है। ये आपको दुर्धरा योग के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको
कैमद्रुम योग के बारे में बताता हूँ कि कैमद्रुम योग क्या है। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश स्थान में एक भी ग्रह ना हो तो उसको हम लोग कैमद्रुम योग कहते हैं या होता है। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश स्थान में एक भी ग्रह ना हो तो उसको हम लोग कैमद्रुम योग कहते हैं। कैमद्रुम योग के जो जातक होते हैं वो नौकरी करने वाला होता है, दुखी तथा धनहीन होता है। नौकरी करने वाला होता है लेकिन दुखी होता है साथ में, और धन की क्षति होती है। ये कैमद्रुम योग के जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को और बात करते हैं प्रवज्या योग के बारे में कि प्रवज्या योग क्या होता है। प्रवज्या योग यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो उसको हम लोग प्रवज्या योग होता है या कहते हैं। एक राशि में यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो वह प्रवज्या योग होता है। प्राप्त ग्रहों में मतलब उच्चार जो होता है, प्राप्त ग्रहों में जो बलवान होता है वह अपनी प्रवज्या करता है। मतलब उच्चार जो अधिक ग्रह होते हैं उसमें से जो बलवान होता है वो अपनी प्रवज्या करता है। यदि अनेक ग्रह बलवान हो तो अनेक प्रवज्या होगी। प्रथम प्रवज्या सबसे अधिक बलवान होता है, तत्पश्चात बलवानुसार प्रवज्या होता है। मतलब पहला जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो आगे होगा, फिर उससे जो कमज़ोर होगा उसके पीछे होगा। ये क्रमबद्ध तरीके से जितने भी ताकतवर प्रवज्या हैं वो क्रम अनुसार हो जाएंगे। ऐसा ही मतलब जो ये दल दिया गया है यही प्रवज्या का एक तरीका है समझने का, जानने का। मैं आपको इसको फिर से बता दूं। प्रवज्या यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो वो प्रवज्या होता है, और प्रत्येक ग्रह में जो प्रवज्या होता है, प्राप्त ग्रहों में जो बलवान होता है वो अपनी प्रवज्या करता है, और उसमें से जो ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होता है वो पहले प्रवज्या करता है, और फिर उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जो बलवान प्रवज्या होता है वो क्रमबद्ध तरीके से अपना प्रवज्या करता है। यही हमको समझना चाहिए। ये आपका प्रवज्या से संबंधित हमने प्रवज्या योग के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करते हैं राजयोग के बारे में कि राजयोग क्या होता है। जन्म के समय में यदि स्वउच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। जन्म के समय में यदि स्वउच्च की एक भी ग्रह अपने मित्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। अगर 3 या 4 बलवान केंद्र में हो तो, अगर ग्रह 3 या 4 बलवान ग्रह केंद्र में हो तो राजा कुलोद्भूत जातक राजा होता है, मतलब वंशानुबल राजा होता है। और अगर 5 से अधिक निर्बल ग्रह हो तो, मतलब ये तो मैंने आपको बलवान ग्रह के बारे में बताया। अब 5 से अधिक निर्बल ग्रह भी हो केंद्र में हो तो राजकुलोन राजा होता है। अगर मान लिया जाए उस जातक के जन्म कुंडली में 5 से अधिक ग्रह निर्बल ग्रह भी हो तो वो जातक मतलब राजा का वंशज होता है। यदि 5 से अधिक बलवान केंद्र ग्रह में हो तो, यदि 5 से अधिक ग्रह बलवान ग्रह केंद्र में हो तो किसी भी कुल में उत्पन्न जातक राजा ही होता है। ये हमने आपको राजयोग के बारे में 3-4 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए रज्जु मुसल नल योग इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करते हैं कि रज्जु योग क्या है, मुसल योग क्या है, नयल योग या आश्रय योग क्या है।
इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। सातों ग्रह जन्म के समय यदि 4 राशि में हो तो सातों ग्रह जन्म के समय यदि 4 राशि में हो तो रज्जु योग होता है। जातक जन्म के समय सातों ग्रह यदि 4 राशि में बटा हुआ हो उसको हम लोग रज्जु योग कहते हैं। यदि सभी ग्रह स्थिर राशि में हो तो वो मुसल योग होता है। अगर यदि सभी ग्रह स्थिर राशि, जो हमने आपको स्थिर राशि बताया था, अगर सभी ग्रह स्थिर राशि में हो तो मुसल योग होता है। तथा सभी ग्रह द्विस्वभाव राशिगत में हो तो द्विस्वभाव राशिगत में हो तो उसको हम लोग नल योग कहते हैं या आश्रय योग कहते हैं। इसे ही आश्रय योग भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। रज्जु योग में जन्म जातक अपने कुल में विख्यात पर ईर्षालु होता है, विख्यात ईर्षालु होता है। और मुसल योग में जन्म जातक अपने कुल में विख्यात स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित होता है। तथा नल योग में जो जन्म लेता है जातक अपने कुल में धनवान होता है। तो ये हमने आपको रज्जु योग, मुसल योग, नल योग या आश्रय योग के बारे में आज हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब आगे हम लोग बात करते हैं नवमांस नयनम के बारे में कि नवमांस नयनम क्या है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो राशियों में नवांश भाग को नवमांस कहते हैं। राशियों के नवांश भाग को नवांश कहते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंश में से 9 भाग कर देने पर 9 भाग देने पर प्रत्येक भाग में 3 अंश 20 कला होती है। 3 अंश 20 कला होती है, जिसको हम लोग एक नवांश कहते हैं। इसे 3 अंश 20 कला को प्रथम नवांश कहते हैं। और इसी को जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो नवांश आते आते ये आपको पूरा 30 अंश पूर जाएगा। तो इसी यही नवांश का नयनम भाग है, जो भाग के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं द्रोसकान के बारे में। द्रोसकान क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लें। एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं, जिसे 3 बार भाग बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रथम भाग 10 अंश का होगा तथा प्रथम द्रोसकोण जो होगा वो क्या हो जाएगा 11 से 20 अंश तथा पंचम द्रोसकोण आपको हो जाएगा 21 से 30 अंश तक नवांश द्रोसकान होता है। इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, एक राशि में 30 अंश होता है, ये हम जानते हैं। इसे जिसे 3 बराबर भाग में बांटने पर अगर बांट दें तो प्रथम अंश कितना का हो जाएगा 10 अंश का हो जाएगा, 10 अंश तक होगा। और द्रोसकोण होगा 11 से लेके 20, ये दूसरा हो जाएगा। और फिर हम लोग इसी तरह अगर क्रमबद्ध चलेंगे तो पंचम द्रोसकोण जो होगा 21 से 30 अंश हो जाएगा। और ये नवांश तक द्रोसकोण चलते रहेगा। ये इसका एक द्रोसकोण का था जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर हमने आपके साथ चर्चा की। राशि से के ये तो हमने आपको पहले ये हम लोग जानते ही हैं कि राशि के स्वामी कौन कौन से होते हैं। शीर्षोदय राशि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियाँ शीर्षोदय राशि होती है। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियाँ शीर्षोदय राशियाँ होती हैं। मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर ये राशियाँ पीर्षोदय राशियाँ होती हैं तथा मीन राशि उपयोदय राशि होती हैं। तो ये हमने आपको शीर्षोदय राशियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अभी तक इतना ही। अब फिर
इससे जो और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय बच रहे हैं, शेष हैं, उनको हम अगले पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।